हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जितने उत्तर सही होते हैं अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। ऑप्शन ए है दर्जी चिड़िया, ऑप्शन बी है बीवर पक्षी, सी है कलचिड़ी, डी है उल्लू। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उल्लू। जो उल्लू की आंखें होती हैं वो मानव के समान सामने होती हैं। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है केरल, डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल को मसालों का राज्य या भारत में मसालों का उद्यान कहते हैं। यहाँ पर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता इत्यादि मसालों का उत्पादन होता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से भिन्न है। झील, झरना, ऑप्शन सी है तालाब, डी है पहाड़ी। इनमें से जो भिन्न है उसको बताना है। तो झील, तालाब, झरना ये सभी किसके स्रोत हैं? ये सभी पानी के स्रोत हैं। लेकिन जो पहाड़ी है ये भू आकृति है, तो भू आकृति भिन्न है, इसलिए डी इसका सही उत्तर है, पहाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर खाते हैं। तो पहला कथन सही है। जो गुजराती लोग होते हैं वो दाल में चीनी खाते हैं और दाल के साथ रोटी खाते हैं। बी कथन है कि केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। बी कथन भी सही है। सी कथन है कि कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं। कश्मीर में नारियल के तेल नहीं होता है, यहाँ पर सरसों के तेल के साथ मछली खाते हैं, इसलिए जो सी है सी गलत हो जाएगा। डी में है, डी कथन है कि गांव के लोग गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा में सरसों का तेल नहीं होता है। गोवा में सबसे अधिक नारियल उगता है, यानी कि नारियल का उत्पादन होता है, इसीलिए गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। और यहाँ पे सरसों दिया हुआ है, इसलिए डी कथन भी गलत है। तो सी और डी कथन गलत है, ये और बी सही है। तो ऑप्शन ए में है कि ये बी, तो केवल ये बी सही है, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेफन तीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि यह पौधा कीड़ों मकोड़ों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। पहला कथन सही है। ये जो नेफंथीज पौधा होता है ये दलदली स्थानों पर उगता है और वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए वह छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और जो चूहे होते हैं उनको फंसाकर खा लेता है और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो पहला कथन तो सही है। बी कह रहा है कि यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तो नेफनतीज पौधा हमारे देश में पाया जाता है, कहाँ पर? दलदली स्थानों पर, इसलिए बी जो ऑप्शन है, बी जो कथन है वो गलत हो जाएगा। सी में है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो पौधा आवाज़ नहीं निकालता, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी में है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है।
कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो डी कथन सही है। कथन ये और डी सही है और बी और सी गलत है। तो ये डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है ये बी में है ये डी, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले कि महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, यानी कि दांडी मार्च यात्रा की घटना कब घटी थी? ऑप्शन ए है 1940, बी है 1932, सी है 1927, डी है 1913। दांडी मार्च यात्रा जो गांधी जी ने निकाला था वो 12 मार्च 1930 को निकाला था। इसलिए इसमें जो कथन है, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सारे गलत, ये बी सी डी सारे गलत हैं। तो इसका जो नंबर था वो सभी को दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930। तो इसमें किसी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए सबको एक नंबर मिला था। आयोग ने इसको गलत कर दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शन ए में है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, बी है एनीमिया, सी है चिकनगुनिया, डी है डेंगू। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो एनीमिया होता है इसमें क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है और आरबीसी की पूर्ति करने के लिए जो लौह तत्व होता है, लौह तत्व आरबीसी को बनाने में सहयोग करता है और गुड़, आंवला और हरी पत्तियों में लौह तत्व पाया जाता है, इसीलिए डॉक्टर इसको खाने के लिए कहता है। तो बी इसका सही जवाब है, एनीमिया। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि यह हमारे देश का भाग है, तो माउंट एवरेस्ट हमारे देश का भाग नहीं है। ये कहाँ है? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। बी कह रहा है कि इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, तो इसकी जो चोटी की ऊंचाई है ये कितना है, 8848.86 मीटर है, यानी कि लगभग 8900 मीटर है। तो बी कथन सही है। सी में है कि बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो ये कथन सही है, यानी कि जो सी कथन है ये सही है और बी भी सही है। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में किसको फतेह किया था, एवरेस्ट को फतेह किया था। और ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था और विश्व की 5वीं थी, तो विश्व की 5वीं नंबर की थी और भारत की पहली थी। तो इसलिए सी कथन भी सही है। तो बी और सी ये दोनों कथन सही है। कथन बी और कथन सी ये दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, तो ये प्लस हम सबसे पहले बनाएंगे। प्लस में जो ऊपर होता है वो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिनी तरफ पूर्व होता है और बाईं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। अब हमने ये दिशा बना लिया। अब हम सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ये पर जाता है। तो डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और डॉक्टर क्या होता है कि सबसे पहले ये बिंदु पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो पूर्व किधर है, पूर्व दाहिनी तरफ है, तो एक्स के पूर्व में ये है, तो ये पर गया डॉक्टर पहले। अब ये पर पहुंच गया।
अब कहता है ये की दूरी कितना है, 500 मीटर है। तो ये x से ये के बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। आगे कहता है कि फिर वह B पर जाते हैं और जो ये के ठीक दक्षिण में है, ये के ठीक दक्षिण में B है, तो ये के ठीक दक्षिण कहाँ है, नीचे है, तो दक्षिण की तरफ B है। B पर पहुंच गया जो 400 मीटर दूरी पर स्थित है, जो 400 मीटर दूरी पर स्थित है। आगे कहता है फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में है, तो पश्चिम बाईं तरफ है, तो पश्चिम इस तरफ है। और कितने मीटर दूरी जाता है, 90 मीटर दूरी गया पश्चिम में बिंदु C पर, तो C पर पहुंच गया। अब क्या कहता है, C के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर अस्पताल स्थित है। C के ठीक उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर 80 मीटर की दूरी पर क्या स्थित है, अस्पताल है। किस बिंदु पर, वायु बिंदु पर, तो वायु बना दिया। अब पूछ रहा है कि डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, किसके सापेक्ष, अस्पताल के। अस्पताल वायु बिंदु पर है, तो जहाँ के सापेक्ष हमने दिशा ज्ञात करनी है वहाँ पे प्लस बना लेना है, हमने प्लस बना लिया। अब यहाँ वायु बिंदु है तो वायु एक्स, वाई के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है, तो ये ऐसी दिशा बन रही है। किस दिशा है, पश्चिम और उत्तर, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसलिए बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है मेघालय, डी है झारखंड। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल में जो उरांव जनजाति है, जो उरांव जनजाति है ये कुडुक भाषा बोलती है। और जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में कुडुक भाषा को राजकीय भाषा 2018 में बनाया गया है, यानी कि दर्जा दिया गया है राजकीय भाषा का। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। ये है भारत का मैप। अब यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर गुजरात राज्य है। गुजरात के उत्तर में यहाँ पर राजस्थान है और गुजरात के दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो ऊपर राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र है और पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश है, पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं जो गोवा से यानी कि गुजरात से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए में है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। कर्नाटक सीमा साझा नहीं करता है, कर्नाटक महाराष्ट्र के नीचे आता है गोवा के बाद। बी में है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। हरियाणा तो राजस्थान के ऊपर है, तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत है। सी में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो डी ऑप्शन सही है। ऊपर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तो डी इसका सही जवाब है। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिकता स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर ईवीएस है यानी कि पर्यावरण अध्ययन है, उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बी है बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सी है बच्चों में सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। डी में है बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है। यानी कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें उपथीम पूछ रहा है, कौन सी उपथीम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ परिवार और मित्र, ये तो थीम है। प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण की 6 थीम है। पहली थीम है
परिवार और मित्र। दूसरा थीम क्या है? भोजन। तीसरा थीम है आवास। चौथा है जल। पांचवा है यात्रा। छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम है। पहला ऑप्शन में है परिवार एवं मित्र, ये थीम है। बी ऑप्शन में है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी थीम है। सी में है शेल्टर यानी कि आवास, ये भी थीम है। डी है एनिमल एंड प्लांट्स यानी कि जानवर और पौधे, ये उप थीम है। तो डी इसका सही जवाब है। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। यानी कक्षा 5 का पाठ है किसानों की कहानी बीज की जुबानी, शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। मुख्य प्रश्न कथन 1 दिया हुआ है बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। बिल्कुल बात सही है। ये जो प्रश्न है ये बच्चे में नई सोच पैदा करती है। बी में कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। हाँ, ये भी बात सही कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी में है बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों। देखिए स्मरण, याद करना, रटना, ये नकारात्मक शब्द हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी में एक शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन भी नकारात्मक शब्द है, इसलिए अनुशासन भी गलत हो जाएगा। तो सी डी गलत हो जाएगा, केवल ये और बी सही है। तो ऑप्शन ये में है, ये भी सही है, तो ये सही है, ये इसका सही जवाब है। कथन केवल ये भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या शब्द दिया हुआ है, नहीं हो सकता, मतलब हमें नेगेटिव बताना है। ऑप्शन ए में है कि किस्से और कहानियां द्वारा ईवीएस सीखा जा सकता है। बिल्कुल सीखा जा सकता है, लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है, जिससे नहीं सीखा जा सकता वो चीज़ बतानी है। बी में है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, इससे बच्चा ईवीएस के बारे में अधिक सीखता है। सी में है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। डी में है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो स्मरण यानी कि याद करना, रटना, ये नकारात्मक शब्द है, ये नहीं प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इसको सिखाने के लिए हम नहीं करते हैं, यानी कि ईवीएस रटकर नहीं सीखा जा सकता है। तो नहीं वाला कौन है, नकारात्मक, जिससे ईवीएस नहीं सीखा जा सकता है। तो डी इसका सही उत्तर है, डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, बी में है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो बी वाला ये जो सूत्र है ये गलत है, मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चा सीखता है। सी में है वैश्विक से सामान्य की ओर, ये भी गलत है, इसमें सीखता है बच्चा लोकल से ग्लोबल की ओर, यानी कि लोकल टू ग्लोबल, सामान्य से वैश्विक की ओर, इसलिए सी भी गलत है। डी में है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये भी गलत है, इसमें क्या होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मूर्त से अमूर्त की ओर, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। यहाँ भी नकारात्मक बताना है। ऑप्शन ए में है कि यह एकीकृत विषय क्षेत्र है। बिल्कुल, जो पर्यावरण अध्ययन है ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ऑप्शन ये जो है सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। बी कह रहा है कि यह संदर्भित है, ये भी सही है। सी है यह बाल केंद्रित है, ये भी सही है। डी है कि यह एक विषय क्षेत्र है, यानी कि जो ईवीएस है वो प्राइमरी लेवल पर विषय क्षेत्र के रूप में नहीं पेश किया गया है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें नकारात्मक पूछ रहा था, तो डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है। इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। इस निम्नलिखित में क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। यहाँ भी नेगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है कि अवलोकन और सूचना दर्ज करना, बी में है विश्लेषण करना, सी है प्रयोग करना और डी है स्मरण करना। तो
इसमें जो है नेगेटिव पूछ रहा है, और नेगेटिव कौन है, स्मरण करना, यानी कि इसके द्वारा बच्चा नहीं, यानी कि ईवीएस का उद्देश्य रटना नहीं होता है, यानी कि स्मरण करना, याद करना, रटना ये सब नहीं होता है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक जीवन की घटनाएं, ये सही है, यहाँ पर हमें नकारात्मक बताना है। ऑप्शन बी में है समुदाय सदस्य, इससे भी बच्चा सीखेगा। सी में है कक्षा की चार दीवारी, अब चार दीवारी से क्या बच्चा सीखेगा, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें बच्चा जिससे नहीं सीखेगा उसे बताना था, तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और सी किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी इसका सही जवाब है। क्या है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। ऑप्शन ए है सहयोग, बी है स्मरण करना, सी है पेपर पेंसिल परीक्षण, डी है पाठ्य पुस्तकें। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन बच्चा सीखेगा, तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। ऑप्शन ए है मौखिक तकनीकी पर, बी है प्रोजेक्ट तकनीकी पर, सी है अवलोकन तकनीकी पर, डी है अधिन्यास तकनीकी पर। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवलोकन तकनीकी पर, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने के समान आकलन से, बी है सीखने के लिए आकलन, सी है सीखने का आकलन, डी है सीखने के अंदर आकलन। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने के समान आकलन पर आधारित है स्व आकलन। किसके अंतर्गत, सीसीई के अनुसार, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार, तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, बी है व्याख्यान का आयोजन करके, सी है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, डी है प्रदर्शनी का आयोजन करके। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके जो लिंग भेद है उसका अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है, तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। हमें क्या बताना है, जो सबसे कम उपयुक्त है उस वाले ऑप्शन को बताना है। तो ये में है बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न मतलब क्या होता है कि जो प्रश्न है उसका जवाब केवल एक तरीके से आता है, यानी कि उसका उत्तर केवल एक तरीके से आता है। जैसे हमें पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि इसको बताने का केवल एक ही तरीका है, तो ये बंद उत्तर वाले प्रश्न हैं। यदि कह दिया जाए कि मतलब कौन सी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए जिसका उत्तर 4 आए, तो 3 और 1 4, 2 2 4, तो इसके एक से अधिक जवाब हो जाएंगे, तो वो क्या है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में बच्चा ज़्यादा सीखेगा। हमें कम उपयुक्त वाला बताना है जिससे कम सीखता है बच्चा, तो बी गलत हो जाएगा। सी में है विस्तारित प्रश्न, डी में है सृजनात्मक प्रश्न। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बंद उत्तर वाले प्रश्न से बच्चा कम सीखता है, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है असम, सी है बिहार और डी है पश्चिम बंगाल।
इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में एल्यूमिनियम की खान है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है क्या है, बॉक्साइट। तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन ए है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, सी है 7 बिंदुओं पर, डी है 8 बिंदुओं पर। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ब्रेल लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह सूरत ट्रेन यानी कि यह ट्रेन सूरत से 20:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल से बीच ट्रेन मार्ग की दूरी कितनी है, 2200 किलोमीटर है। तो यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। हमें क्या बताना है, औसत चाल बताना है। तो औसत चाल क्या होता है, देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन हमें क्या बताना है, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 2200 किलोमीटर है। तो 2200 किलोमीटर कुल दूरी है बटे, अब बटे हमें कुल समय चाहिए, तो समय हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए 29 सितंबर को चलता है कितने बजे, 20:45 पर। तो 29 जो सितंबर है 29 सितंबर को कब चलता है, 20:45 पर। तो 20:45 पर। फिर 29 सितंबर को चला, फिर कब चलेगा, 30 सितंबर को, फिर 1 अक्टूबर को चलेगा। यानी कि 1 अक्टूबर को कितने बजे पहुंचता है, 12:45 पर। तो 12:45 पर 1 अक्टूबर को पहुंच जाएगा। अब 29 सितंबर को 20:45 पर चलता है और 30 सितंबर को 20:45 पर कितना समय हो जाएगा। तो 29 सितंबर को 20:45 पर चला और 30 सितंबर को 20:45 पर कितना हो जाएगा, ये 24 घंटा हो जाएगा। अभी हमने 30 सितंबर का जो समय है केवल 20:45 तक लिया है और हमें कितना लेना है, 24 बजे तक, क्योंकि जब 24 बज जाएगा तो 30 सितंबर का पूरा समय काउंट हो जाएगा। तो 20:45 से और 24 बजे तक कितना समय बचा, अगर जो हम इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे तो 21 बज जाएगा। तो 15 मिनट, ये 15 मिनट जोड़ने पर 21 हो जाएगा। 21 और 3 24, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 3 घंटा 15 मिनट। और हम अब क्या क्या जोड़ लिए, 29 सितंबर और 30 सितंबर का हमें समय का पता चल गया। एक 24 घंटे आया, दूसरा 3 घंटे 15 मिनट। अब हमें 1 अक्टूबर का बचा, तो 1 अक्टूबर को 12:45 पर पहुंच गया। तो यानी कि 12 घंटा 45 मिनट 1 अक्टूबर को लगा। तो कितना कितना समय हो गया, 24 घंटे। तो 24 घंटे। दूसरा है 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 15 मिनट। तीसरा है 12 घंटा 45 मिनट, तो 12 घंटा 45 मिनट। अब ये सारा समय जोड़ लेंगे, 15 मिनट और 45 मिनट, ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब देखिए यहाँ पर 4 3 7 2 9, यानी कि 9 आ गया, 2 और 1 3, यानी कि 39 घंटा 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है, यानी कि 1 घंटा इसमें जुट जाएगा, यानी कि समय हमारा आ जाएगा 40 घंटा। तो कुल दूरी कितना है, 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर दिया है यहाँ पर, और कुल समय कितना आ गया, 40 घंटा। तो 2200 बटे 40 घंटा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 4 से हम 220 बचा, यहाँ पर 220 को 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20,
यहाँ पर 2 बचा, फिर हो गया यहाँ पर 20, तो 4 पंचे 20, यानी कि जब हम 2200 को 40 से भाग देंगे तो 55 बचेगा, 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर और प्रति घंटा, तो प्रति घंटा यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल हो गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज नहीं होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। ऑप्शन ए में खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। तो इसमें जो प्याज है, प्याज में बीज नहीं होता है, और इसमें जो बीज होता है वो हमें बताना है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, आलू में बीज नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। तो सी वाले ऑप्शन में सभी में बीज है, करेला में बीज है, खीरा में है, चीकू में है, भिंडी में, नाशपाती और टमाटर सब में है। डी में है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू में बीज नहीं, इसलिए डी गलत हो जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण की 6 थीमें हैं उनमें में से कौन सी 4 थीम हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इन चारों थीमों को हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि पौधे, जानवर, परिवार और भोजन, पदार्थ। तो ये पौधे, ये उप थीम है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। तो बी में सही है। सी देख लेते हैं। सी में चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास, पौधे, इसमें भी पौधे हैं, तो पौधे उप थीम है। डी में है कि काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो काम और खेल ये उप थीम है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेंगे, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा। बी में है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा। सी है कि जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा। और डी में है कि अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बना देगा। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब हम एक ही फसल को बार बार बोएंगे और कीटनाशक और जो रासायनिक उर्वरक है उसका अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फसल है ये उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी, यानी कि ऊसर बन जाएगी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जितने उत्तर आपके सही हुए हैं उतने कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।